टाइटल में हेडिंग्स लिखवाऊंगा जो हमारे टाइटल में मैं क्या करूँगा, आपको सारी की सारी हेडिंग्स लिखवाऊंगा, ये जो स्टेप्स थे। सो एवरीवन लेट्स राइट आवर स्टेप्स। हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैं यहाँ पर अगेन इसको अगर डिलीट करना हो तो आप डबल डी से इसको डिलीट कर सकते हैं। सो एवरीवन मैं क्या करूँगा, सबसे पहले इसको कन्वर्ट करूँगा हेडिंग में। मैं यहाँ पर लिखूँगा स्टेप 1 इज़ इम्पोर्ट। आप ये सबसे पहले स्टेप्स लिखें ताकि आपको ओवरऑल एक जो होलिस्टिक पर्सपेक्टिव है ना मशीन लर्निंग का क्लियर हो। तो फर्स्ट स्टेप क्या था, इम्पोर्ट रेलिवेंट लाइब्रेरीज। क्लियर हो गया, ये आपका स्टेप 1 है। स्टेप 2 आपका क्या था, अगर किसी से हेडिंग नहीं बन रही तो मे बी यू कैन रेज योर हैंड, आई कैन हेल्प यू आउट। सेकेंड स्टेप इज इम्पोर्ट डेटा। ये स्टेप्स लिख लें, फिर हम क्या करेंगे, हर स्टेप के अंदर रेलेवेंट फंक्शंस परफॉर्म करेंगे। थर्ड जो हमारे पास कैटेगरी होती है, मैंने क्या बताया था, कंडक्ट या मे बी यू कैन डू एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस। ये आपका थर्ड स्टेप हो गया। Am I clear about that? ठीक हो गया, ये आपके 3 स्टेप्स हो गए। यू विल इम्पोर्ट योर रेलेवेंट लाइब्रेरीज। जी क्या नहीं हो रहा? ओके सो दिस इज आवर थर्ड स्टेप। ठीक हो गया। इसके बाद जो हमारा फोर्थ स्टेप है दैट इज एक्चुअली क्या किसी को याद हो, वी विल कंडक्ट ट्रेन टेस्ट स्प्लिट। हम क्या करेंगे, अपने डेटा को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे ट्रेन टेस्ट स्प्लिट में। और उसके बाद आवर फिफ्थ स्टेप इज, हम एक्चुअल में क्या करेंगे, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट के बाद वी विल अप्लाई मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स। और ये काफ़ी सारे एल्गोरिथम्स हैं, कुछ मैं आपको बताऊंगा और इसकी क्या टाइप्स होती हैं जिसको हम डिस्कस करते हैं। दिस इज़ आवर फिफ्थ स्टेप। एंड आफ्टर दैट हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप इज कंपेयर द प्रेडिक्शन ऑफ दीज एल्गोरिथम्स। दिस इज फिफ्थ स्टेप। एंड नेक्स्ट स्टेप इज चूज बेस्ट मॉडल, ये बेस्ट एल्गोरिथम कह लें। एंड लास्ट स्टेप इज वी एक्चुअली डिप्लॉय इट। तो ये बेसिकली स्टेप्स हैं। मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ ताकि तो ये लास्ट के कुछ स्टेप्स मैंने लिख लिए हैं। तो ये बेसिक स्टेप्स हैं, आपने इन्हीं स्टेप्स के अंदर ही सोचना है। ठीक हो गया, आपने इन्हीं स्टेप्स के अंदर ही सोचना है। तो अगर आप इसको कर लेते हैं तो बिलीव यू मी, अगर आपको स्टेप्स के अंदर जो हम करेंगे अगर आ जाए तो आपको मशीन लर्निंग आ गई है। इससे मुश्किल नहीं है, बस यही रॉकेट साइंस है जो है। लेकिन अगेन इसमें आपको पाइथन में या जो भी आर अगर आप यूज़ करते हैं तो आपको आर में एफिशिएंट होना बड़ा ज़रूरी है, उसके बगैर गुजारा नहीं है। यहाँ तक किसी को कोई कन्फ्यूजन या किसी को स्टेप्स करना पता चला, ये मैंने अभी ऑलरेडी एक्सप्लेन भी कर दी हैं। डिड यू गाइस गेट दैट? एनी क्वेश्चन और कन्फ्यूजन सो फार? हाँ जी। ओके, सेव कैसे करना है? कंट्रोल एस से सिंपल सेव हो जाता है बस। सो आप इसको कंट्रोल एस करें और फिर अगर आप इसको सर्च करना है, यू जस्ट राइट इन योर स्टार्ट मेन्यू ट्रेनिंग डे 1 जो आपकी फाइल का नाम है, आपको फाइल मिल जाएगी। और देन अदर वे, अगर आप इस फाइल को सेव करने के बाद डाउनलोड भी करना चाहें, फाइल में जाके दिस इज द वर्ड डाउनलोड एज यहाँ पे, और डाउनलोड एज में जाके आप यहाँ पर करेंगे नोटबुक कर लें या अभी पाइथन कर लें। तो आप इसको बेसिकली जब आप इसमें सारा कुछ अपने कोड देख लिया और आपने आपको ईमेल करना चाहते हैं या कुछ भी ऐसा करना चाहते हैं तो जस्ट जो डाउनलोड है आप यहाँ पे नोटबुक कर लें या आप यहाँ पे पाइथन कर लें, तो ये दोनों चलेंगे, आराम से चलेंगे। बाकियों के केस में भी आपको कुछ इशू, इवन आप HTML भी कर सकते हैं, मीन्स वो आपके वेब आपके इंटरफेस में आ जाएगा। यहाँ तक किसी को कोई कन्फ्यूजन या कोई मसला? ओके, किन लोगों के पास डेटा सेट आ चुका हुआ है? बाकी भी आई गेस अपना डेटा सेट डाउनलोड कर लें। लेकिन उससे पहले मैं आपको प्रेडिक्शंस की 2 टाइप बता देता हूँ।
इन जनरल मशीन लर्निंग में दो तरह की प्रेडिक्शंस होती हैं। किसी को या पता है, किसी को अंदाज़ा हो मशीन लर्निंग में कौन कौन सी प्रेडिक्शंस होती हैं, किस तरह की प्रेडिक्शन हो सकती हैं? हाँ जी, क्लासेस एंड कंटिन्यूस बोला आपने? ओके, ये सही है बिल्कुल। बेसिकली इन जनरल जो हम दुनिया में मशीन लर्निंग की दुनिया में जो हम प्रेडिक्शंस करते हैं ना, वो दो तरह की होती हैं। द फर्स्ट वन इज़ कॉन्टीन्यूस वेरिएबल प्रेडिक्शन, जिसे आप कहते हैं। मैं अभी यहाँ बता रहा हूँ, जब हम प्रेडिक्शन करते हैं, अगर मैं इवन यहाँ पर ही लिखूँ, मे बी आई कैन मेक अ न्यू हेडिंग हियर, टाइप्स ऑफ प्रेडिक्शन। तो यहाँ पर बेसिकली दो तरह की प्रेडिक्शन, आप ना यहाँ पर पूरा जिस तरह आप वर्ड में पूरे नोट्स बनाते हैं ना, आप एंटर प्रेस करें तो आप पूरे नोट्स बना सकते हैं यहाँ पे। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रेडिक्शन इन मशीन लर्निंग मेनली। इसके अलावा भी होती हैं फॉर श्योर, बट मेनली दो तरह की होती हैं। द फर्स्ट वन इज़, उन्हें हम कहते हैं रिग्रेशन प्रेडिक्शन, एंड सेकेंड वन इज़ व्हाट वी कॉल क्लासिफिकेशन प्रेडिक्शन। ओके, कोई इनमें से फ़र्क बता सकता है क्या होता है? और अगर आपने अगर आपने बुलेट पॉइंट्स बनाने होना तो जस्ट यू राइट स्टैरिक। अगर आप स्टैरिक के बाद स्पेस दबाएं तो स्टैरिक जो है जुपिटर नोटबुक में बुलेट पॉइंट्स का काम करता है। तो अगर आप इसको रन करेंगे तो इस तरह से आपके प्रॉपर नोट्स बन जाएंगे। अगर आप ये इसके जो सिंटैक्स है दैट इज स्टैरिक, तो स्टैरिक सर्व्स एज ए बुलेट पॉइंट। स्टैरिक लिखें, स्पेस दबाएं, उसके आगे आप जो भी लिखेंगे तो वो आपका एक बुलेट पॉइंट में आ जाएगा। ओके, सो कैन एनीवन टेल मी रिग्रेशन प्रेडिक्शन क्या होती है, क्लासिफिकेशन प्रेडिक्शन क्या होती है? वेरी गुड, एग्जैक्टली। ये आपने यकीन आप सर स्टैट बैकग्राउंड के, अगर आपका जो डीवी है, जो जिस चीज़ को आपने प्रेडिक्ट करना है, अगर वो कॉन्टीन्यूस इन नेचर है, फॉर एग्जांपल कॉन्टीन्यूस से क्या मुराद है, इसमें क्या आता है? फॉर एग्जांपल प्राइस एक कॉन्टीन्यूस वेरिएबल है कि नहीं? प्राइस कॉन्टीन्यूस ही है ना। प्राइस को अगर आपने प्रेडिक्ट करना है, फॉर एग्जांपल अगर आपने किसी के वेट को प्रेडिक्ट करना है, एज को प्रेडिक्ट करना है, तो ये सारे के सारे वेरिएबल्स क्या, इवन स्पीड भी कॉन्टीन्यूस वेरिएबल है। अगर आपने स्पीड को प्रेडिक्ट करना है तो ये सारे के सारे क्या है आपके कॉन्टीन्यूस प्रेडिक्शन में। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं स्टॉक मार्केट की प्राइस प्रेडिक्शन का प्रोजेक्ट करना चाहता हूँ तो वो कौन सा होगा? वो रिग्रेशन प्रेडिक्शन होगी। इसी तरह से अगर मैं सेकेंड हैंड गाड़ियों की प्राइस की प्रेडिक्शन करना चाहता हूँ तो कौन सी प्रेडिक्शन होगी? रिग्रेशन प्रेडिक्शन होगी। इसी तरह से प्रॉपर्टी की मैं अगर प्रेडिक्शन करना चाहता हूँ, ज़मीन की कितनी कीमत है, प्लॉट की कितनी कीमत है, तो बेसिकली कौन सी प्रेडिक्शन होगी? रिग्रेशन प्रेडिक्शन होगी। एम आई क्लियर अबाउट दैट? जो क्लासिफिकेशन प्रेडिक्शन होती है, इसमें बेसिकली क्या होता है, आपके पास कैटेगोरिकल डेटा होता है। आपकी जो कोविड की प्रेडिक्शन है कि कोविड है या नहीं है, ये क्लासिफिकेशन प्रेडिक्शन है। इवेंचुअली हमने क्या डायग्नोज करना है कि इस बंदे को कोविड है या नहीं है, तो ये क्या क्लासिफिकेशन है। आपकी जितनी डिजीज़ की प्रेडिक्शंस होती हैं वो सारी की सारी क्लासिफिकेशन में आती हैं, ये बीमारी है या नहीं है, तो ये क्या हो गया? क्लासिफिकेशन। और क्लासिफिकेशन में फॉर एग्जांपल क्या आ सकता है, जिस तरह जेंडर की, अगर आप फॉर एग्जांपल जेंडर अगर आप प्रेडिक्ट करना चाहते हैं, मेल है या फीमेल है, क्लासिफिकेशन में आता है। गाड़ियों के केस में जिस तरह अगर मैं ये प्रेडिक्ट करना चाहता हूँ कि ये जो कार है ये ऑटोमेटिक होगी या मैनुअल होगी, ये कौन सी प्रेडिक्शन होगी? ये आपकी क्लासिफिकेशन की प्रेडिक्शन होगी। तो ये यानी जहाँ पर भी आपका कैटेगोरिकल डेटा है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिखता हूँ कोविड, तो हमारे पास दो ही होते हैं, पॉजिटिव है या क्या है, नेगेटिव है। तो ये बेसिकली जो प्रेडिक्शन है ये हमारी कौन सी प्रेडिक्शन है? क्लासिफिकेशन प्रेडिक्शन है। डिड यू गाइस गेट दैट? लेकिन दोनों केसेस में ये सारे के सारे स्टेप्स जो हैं ये सेम है, इनमें कोई फ़र्क नहीं है, इनमें कोई फ़र्क नहीं है। ठीक हो गया? एनी क्वेश्चन सो फार? ओके, मैंने आप लोगों को कार्स का डेटा सेट दिया था, मैंने लोगों को कार्स का डेटा सेट दिया था। तो एवरीवन, आई डोंट नो जिन लोगों को पाइथन नहीं आती, हम फर्स्ट स्टेप से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आपका काम होता है आपको अपनी रेलेवेंट लाइब्रेरीज इंपोर्ट करना। पाइथन में जो बहुत ज़्यादा सबसे ज़्यादा यूज लाइब्रेरी है जो कि
डेटा साइंस में यूज़ होती है, उसे हम पांडास कहते हैं। बेसिकली आई डोंट नो, अगर आप इसे पाइथन को देखें तो सारे जानवरों के नाम पर रखी है। सो एनाकोंडा एंड देन वी हैव पाइथन एंड देन वी हैव पांडास। तो बेसिकली अगर आप पाइथन में क्या होता है, मुझे आर का इतना सिंटैक्स अभी याद नहीं है। पाइथन आप इंपोर्ट का वर्ड यूज़ करते हैं। अगर आपने किसी भी लाइब्रेरी को इंपोर्ट करना है तो जो कीवर्ड है उसका इंपोर्ट, अगर आप देखेंगे, अगर मैं यहाँ पर इन जनरल वैसे तो इंग्लिश का वर्ड लिखूंगा ना तो ब्लैक में आएगा, उसका कलर क्या ब्लैक है। लेकिन जब मैं कोई कीवर्ड से मुराद क्या होता है, ऐसा वर्ड जिसको पाइथन रिकॉग्नाइज करता है। इस पाइथन को पता है कि इंपोर्ट का क्या मतलब है, तो ग्रीन में आ गया है। तो ये इंपोर्ट मीन्स पाइथन को पता है कि इंपोर्ट का क्या मतलब है और उसका कलर क्या है, ग्रीन है, ऐसे ही है। और वो थोड़ा क्या बोल्ड भी है। तो अगर मैं इफ आई जस्ट राइट इंपोर्ट पांडास एज पीडी, इसको एज इट इज़ लिखें और रन करें, कोई एरर नहीं आना चाहिए। फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि इस लाइन का क्या मतलब है, बट जस्ट राइट इट ऑन योर सिस्टम्स और ये इसमें कोई एरर नहीं आना चाहिए। इंपोर्ट पांडास एज पीडी। फिर मैं आपको बताता हूँ कि इसका क्या मकसद है, ये सिंटैक्स किस लिए यूज़ होता है। हाँ जी, ओके, हो गया। किसी को कोई एरर तो नहीं आया या किसी को कोई मसला आ रहा हो? आर वी गुड? हो गया कि नहीं हो गया? ओके, सो इंपोर्ट पांडास एज पीडी हो गया। बेसिकली पांडास तो उसकी लाइब्रेरी का नाम है। एज पीडी ये बेसिकली क्या होता है, जिस तरह आई डोंट नो, आप सारों के अक्सर लोगों के अपने घर में निकनेम होंगे कि नहीं होंगे। तो और इन जनरल क्या होता है, जो निकनेम होता है ना वो छोटा होता है आपके असल नाम से, कि नहीं। तो यहाँ पर जो एज पीडी है ना, पीडी इज़ अ निक नेम ऑफ पांडास। तो हमें निक नेम्स की क्यों ज़रूरत पड़ती है, वाई डू वी नीड निक नेम्स? बेसिकली ना हमें जब भी हमें फ्यूचर को पांडास को यूज़ करना है ना, तो हम जिस तरह घरों में फॉर एग्जांपल अगर आप लोगों को बुलाते हैं तो आपका नाम लेकर बुलाते हैं। तो यह जो पांडास का वर्ड है वो बड़ा है। इसके अलावा बहुत सारी लाइब्रेरीज हैं जिनके नाम स्पेलिंग इससे भी बड़े हैं। तो हम क्या करते हैं, बजाय कि उनको असल नाम के बुलाने के, हम उनको उनके निक नेम से बुलाते हैं। तो निक नेम्स नॉर्मली छोटे लिखे वर्ड होते हैं, 2 अल्फ़ाबेट्स के हो गए, 3 के हो गए, ठीक हो गया। तो हम इसलिए क्या करते हैं, जिस तरह हम रियल लाइफ में निक नेम्स बनाते हैं आपके नामों के होते हैं और नॉर्मली वो आपके एक्चुअल नाम से छोटे होते हैं नॉर्मली। तो यहाँ पर भी हम क्या करते हैं, जो ओरिजिनल लाइब्रेरी है उसको एक निक नेम बना लेते हैं, जिसके लिए अप्रोप्रिएट टर्म है, वी कॉल इट एलियसेस। तो बेसिकली एस जो है ये एलियस के तौर पे यूज़ होता है। एलियस इसका क्या लेंगे, एक प्रॉपर नेम है। एलियस मीन्स सॉर्ट ऑफ एक निक नेम। तो इंपोर्ट पांडास एज पीडी, ये नहीं पढ़ा जा रहा, एंड पे नहीं नज़र आ रहा आप लोगों को? शुड आई ज़ूम इट? नज़र आ रहा है आप लोगों को? एंड पे नहीं आ रहा? अब बेहतर हुआ है या अभी भी नहीं आ रहा? ओके, हाँ जी जी। सॉरी, ओके, ये हेडिंग के लिए सेल कैसे बनाए? अच्छा, आप अपनी हेडिंग पे जाएं, यहाँ पे आप अपनी हेडिंग पे जाएं और आपने इंसर्ट सेल बिलो करना है। हेडिंग में जाएं, इंसर्ट सेल बिलो, तो वो क्या करेगा आपके, और इंसर्ट सेल अबव भी हो सकता है। तो अगर आपके सेल नहीं बना हुआ आपके पास, तो आप यहाँ पे इस तरह से इंसर्ट में जाके सेल अबव सेल बिलो आप बना सकते हैं। ये हो गया, लिखा गया कि नहीं लिखा गया? एनी क्वेश्चन? ओके, अभी हम सिर्फ इसी एक लाइब्रेरी पे काम करेंगे। फ्यूचर में जैसे जैसे हम मजीद काम करेंगे, हम मजीद लाइब्रेरीज इंपोर्ट करते रहेंगे। अभी हम क्या चलते हैं, स्टेप 2 पे चलते हैं। एवरीवन डेटा सेट है आपके पास, क्योंकि उसके बगैर ये मशीन लर्निंग देने वाली ना मैं आगे करवा सकता हूँ। मेरे पास ये जो डेटा सेट है ना, मेरे पास ये डेटा सेट यहाँ पर डेस्कटॉप पे पड़ा हुआ है, span_new के नाम से। आपका डेटा सेट जहाँ भी पड़ा हो, चाहे आपके डाउनलोड्स में पड़ा है, डॉक्यूमेंट्स में पड़ा है, वी आर फाइन विद दैट। आप क्या करेंगे, आप इंपोर्ट डेटा में जाएंगे, इसके अंदर नीचे आप एक सेल करेंगे। हम स्टेप 2 पे जा रहे हैं और आप क्या करेंगे, इंसर्ट सेल बिलो, और आप यहाँ पर लिखें फॉर एग्जांपल ये कार्स का डेटा है, तो मैं लिखूँगा, अगेन मैं इस लाइब्रेरी को अब यूज़ करूँगा, पीडी। मैं लिखूँगा पीडी लिखें और इसके बाद डॉट डालें, डॉट। तो पीडी मीन्स, अब मैं यानी पीडी पांडास लाइब्रेरी को यूज़ कर रहा हूँ, डॉट। तो ये जो डॉट का मतलब क्या होता है, अगर डॉट के बाद अगर आप टैब प्रेस करेंगे ना, टैब का बटन प्रेस करेंगे, तो आपके पास इस लाइब्रेरी में जितने फंक्शंस हैं, यानी जो फंक्शन इस लाइब्रेरी में मौजूद हैं, वो सारे के सारे नज़र आ जाएंगे। ये इसमें से बहुत सारे हम यूज़ नहीं करेंगे, लेकिन चंद हम यूज़ करेंगे।
बट ये आपको मैं इसको एक्सेस करने का एक तरीका बता रहा हूँ कि इस लाइब्रेरी में अगर बहुत सारे फंक्शंस हैं और आपको किसी एक आधे को एक्सेस करना है तो आप यहाँ से देख, डिड यू गाइस गेट दैट? आपको ये नज़र आ रहे हैं यहाँ पे फंक्शंस के नहीं, किसको नहीं मिले? आपने सिंपल pd के बाद क्या करना है, डॉट डालना, डॉट के बाद टैब प्रेस करना है। डिड यू गाइस गेट दैट? ओके, यहाँ से बेसिकली बहुत सारे फंक्शंस हैं, हमें इस वक्त कौन से फंक्शंस चाहिए? अच्छा, अगर आप डॉट के बाद r लिखे ना तो बेसिकली ये सारे r के फंक्शंस बता देगा। हमें जो हमारी फाइल है वो बेसिकली CSV फॉर्मेट, आपको पता है CSV क्या होता है? कॉमन सेपरेटेड वैल्यूज। अच्छा, इससे पहले एवरीवन आप क्या करें, अपनी फाइल में जाएं, जो मैंने आपको फाइल ईमेल के थ्रू भेजी है, और उस फाइल में जाके ना उस पर राइट क्लिक करें। जो मैंने आपको फाइल भेजी है उस फाइल पर राइट क्लिक करें और उसकी प्रॉपर्टीज़ में जाएं। विंडोज़ में थोड़ा डिफरेंट तरह से नज़र आएगा। आपको जो फाइल मिली है उस पर राइट क्लिक करें, उसकी प्रॉपर्टीज़ में जाएं। प्रॉपर्टीज़ में चले गए हैं कि नहीं? अगर देखो, अगर कोई किसी पॉइंट पे अटका है, जस्ट रेज योर हैंड, आई विल हेल्प यू आउट। बट ये ना हो कि मैं शर्म में आके पूछने कुछ नहीं है, डोंट डू दैट। रेज योर हैंड इफ यू हैव एनी इशू। प्रॉपर्टीज़ मिल गई आपको। यहाँ पर इसमें एक चीज़ होगी, यहाँ पर आपको ना CSV लिखा होगा। अगर आपकी टाइप में देखेंगे, अब विंडोज़ में थोड़ा डिफरेंट होता है, मैं अगर किसी के सिस्टम पे देख सकूँ, इसमें अगर आप विंडोज़ में अगर आप विंडोज़ यूज़ कर रहे हो, टाइप ऑफ फाइल, अगर आप उसकी प्रॉपर्टीज़ में गए तो टाइप ऑफ फाइल मिलेगा, उस टाइम पे CSV लिखा होगा कि नहीं लिखा हुआ? तो ये बेसिकली ये बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि आपकी जो फाइल है वो किस फॉर्मेट में है। CSV में है, एक्सेल फॉर्मेट में है, SQL फॉर्मेट में है, किस फॉर्मेट में है? तो आपको प्रॉपर्टीज़ में जाके पता चल गया कि हमारी फाइल किस फॉर्मेट में है, CSV फॉर्मेट में है। तो अगेन जब हमें ये पता चल गया, आप प्रॉपर्टीज़ को ओपन ही रहने दें, आप दोबारा यहाँ पर अपने पाइथन में जाएंगे और यहाँ पर pd.r प्रेस करें, r, और r को दोबारा टैब प्रेस करें। तो बेसिकली होता है कि सिर्फ r के फंक्शन है वो यहाँ पे खुल जाएंगे। आप यहाँ पर देखें, जो रीड का वर्ड है ना, ये आपको रीड नज़र आ रहा है। रीड बेसिकली इंपोर्ट करने के लिए यूज़ होता है। अगर हमारी फाइल CSV की है तो हम इसमें से कौन सा फंक्शन यूज़ करेंगे? read_CSV। लेकिन अगर हमारी फाइल फॉर एग्जांपल अगर एक्सेल फॉर्मेट में होती तो हम क्या यूज़ करते हैं? read_Excel। अगर हमारी फाइल इवन ये HTML फॉर्मेट में होती है, हम HTML यूज़ करते हैं। JSON फॉर्मेट में JSON, और इवन जो आपकी SPSS की फाइल है उसको भी इंपोर्ट कर लेता है। इवन आई डोंट नो, अगर आपने SAS पढ़ा हो, SAS पे सॉफ्टवेयर अगर उसकी फाइल है उसको भी इंपोर्ट कर देता है। अगर आपकी SQL की फाइल है उसको भी इंपोर्ट कर देता है। स्टेटा पढ़ा आप लोगों ने, कुछ लोगों ने पढ़ा होगा, आपकी स्टेटा की फाइल को भी इंपोर्ट कर लेता है। तो द पॉइंट इज, ये पाइथन आपको बहुत सारी ऑप्शन देता है कि आप बहुत डिफरेंट तरह की फाइल्स को इंपोर्ट कर सकते हैं। मैं किस पे यहाँ पे read_CSV पे जाऊँगा और एंटर प्रेस करूँगा, और एंटर प्रेस करने के बाद व्हाट विल आई डू, मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं इन्वर्टेड कॉमास डालूंगा। इन्वर्टेड कॉमास में एवरीवन मैंने क्या किया है, ब्रैकेट्स यानी पैरेंथेसिस डाली है, और उसके अंदर इन्वर्टेड कॉमास में मैं यहाँ पे मैं इसको थोड़ा और जूम कर देता हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ी और क्लैरिटी हो। CSV में मैंने इन्वर्टेड कॉमास डाले हैं, और इन्वर्टेड कॉमास में ना मैं एवरीवन, अगर आप अपने प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे, दोबारा उस फाइल की प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे और आपने जनरल टैब में रहना, डोंट गो टू द सिक्योरिटी टैब। सिक्योरिटी जनरल टैब में जाके ना आपकी फाइल के पाथ होगा यहाँ पे C:\\something like this। उस पाथ को आप लोगों ने कॉपी करना है और आपने यहाँ पेस्ट करना है। आप एक पाथ हो गई है, ये लिनक्स पे डिफरेंट तरह से पाथ आता है। आपका पाथ इस तरह से होगा C:\\user/document ऐसे होगा, और फिर स्लैश डाल के फिर आपने जो आपकी प्रॉपर्टीज में दोबारा जाएं और आपकी फाइल का नाम भी यहाँ पे गिवन है, उस फाइल के नाम को भी कॉपी करें, span_new, उसको भी कॉपी करें और यहाँ पे लिखें और .csv एंड पे लिखें। जब आप इसको सक्सेसफुली कर लेंगे तो आपकी जो CSV फाइल है वो एज इट इज़ यहाँ पे शो होगी। एवरीवन इसको करें। मैं आपके सिस्टम्स पे इंडिविजुअली आके देखता हूँ, ये फाइल इंपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। अगर इंपोर्ट होगी तो हम आगे बढ़ेंगे, अदरवाइज फ़ायदा नहीं आगे करने का। तो इंपोर्ट दिस फाइल, ये लिनक्स पे इस तरह से आता है। आपके पास ना फॉर्मेट इस तरह से आएगा। अगर मैं आपका फॉर्मेट लिखूँ, इट विल बी समथिंग लाइक दिस, read_CSV, और यहाँ पर इस तरह से आएगा C डबल डॉट, मैं अंदाज़ा से /users/desktop इस तरह से आएगा आप लोगों का। और ये सारा कुछ आपने इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखना है, सिंगल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर।
और स्लैश आपके इस तरह से फॉर्मेट बनेगा span_new.csv। ओके, पाइथन जो लोग विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं, विंडोज़ में आपके करेंगे ये इस इन्वर्टेड कॉमा से पहले आपने आर भी लिखना है, स्मॉल आर। ये थोड़ा फ़र्क होता है लिनक्स का और विंडोज़ का। ये आर मीन्स रीड करना, आर लिखें, उसके बाद ये सारा इन्वर्टेड कॉमा से पाथ लिखें और span_new.csv लिखें। इसको रन करें। आई गेस अगर आपका एरर भी आ रहा है, जस्ट रेज योर हैंड, आई विल कम टू योर स्क्रीन और मैं आई विल हेल्प यू आउट। इसको लिखें। पहले बता, किसी का इम्पोर्ट हुआ हो गया? बड़ी बात है, क्योंकि इसमें बहुत एरर्स आते हैं इन जनरल। सो अगर नहीं हो, रेज योर हैंड, बिकॉज यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे। ओके, मैंने कुछ स्टूडेंट्स का देखा है, वो ना आपको सबसे पहले पांडास, पहले आपको इस कमांड को रन करना है। पहले ये रन करेंगे तो आगे नेक्स्ट लाइन चलेगी। पहले आपने इसको रन करना है, रन पे बटन पे जाएं, फिर आप इसको रन करेंगे नेक्स्ट इस वाले को, तो ये चलेगा। और किसका एरर आ रहा है और किसका इंपोर्ट नहीं हुआ? इससे नहीं कोई फाइल हो आपसे ओके साहब?
सो ये अगर आपका डेटा इंपोर्ट हो गया तो इट शुड लुक समथिंग लाइक दिस। तो बेसिकली इसका फ़ायदा क्या है, और ये एक्सेल ज़्यादा पावरफुल है। आप इवन इसमें करोड़ों में अगर आपका डेटा सेट है, करोड़ों रोज भी हैं, तो वो भी आप इसमें इंपोर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर लेकिन वो बहुत मैटर करता है कि आपका सिस्टम कितना तेज़ है, उसकी रैम कितनी है, उसकी वो क्या होता है हार्ड डिस्क कितनी है। जितना आपका सिस्टम बेहतर होगा उतना जल्दी इंपोर्ट होगा। ये जो है बेसिकली जो डेटा साइंस है, ये जिसे हम कहते हैं कंप्यूटेशन इंटेंसिव काम है, मीन्स ये ज़्यादा रैम मांगता है, मेमोरी मांगता है। तो जितना आपका सिस्टम बेहतर होगा उतना आपका सिस्टम ये यानी कि आप अच्छा बेहतर एनालिसिस कर सकते हैं, टाइम कम लगेगा। ओके, ये आप देखेंगे अगर आप इवन अपनी एक्सेल फाइल से भी इसको कंपेयर करें ना, तो ये सारे के सारी फाइल आपसे इंपोर्ट हो चुकी है आपके पास। इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात, एक बात आप जहन में रखें थ्रू आउट, और ये इसमें मैं रिकॉर्डिंग में भी बताता हूँ। आपने ये जो आपने अभी फाइल जो इंपोर्ट की है ना, आपने इसको सेव करना है। ये भी सेव मीन्स जिस तरह आप मैथ्स में फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बोर्ड पे लिख के दिखाऊं, बल्कि ये लिख देता हूँ, जिस तरह आप लोग मैथ्स, जब आप मैथ्स में कोई आप इक्वेशन लिखते हैं ना, तो यू राइट समथिंग लाइक दिस, x = 5। इसका क्या मतलब होता है कि आप 5 वैल्यू साइन कर रहे हैं किसको, x को, ऐसे ही है ना। तो अब इसी तरह से आप क्या करते हैं यहाँ पर कि ये जो ये सारी के सारी ये जो पूरे का पूरा टेबल है, मैं ना इसको किसी एक वेरिएबल को असाइन कर दूँ। फॉर एग्जांपल मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ car_data, और ये जो सारे का सारा मेरे पास जो यहाँ पे इक्वेशन है, अगर आप इसको दोबारा रन करेंगे ना तो वो टेबल गायब हो जाएगा, लेकिन ये वो टेबल बेसिकली किस में सेव हो गया, car_data में। तो अगर आप car_data को नीचे पेस्ट करके नेक्स्ट सेल में लिखेंगे तो वो टेबल दोबारा डिस्प्ले हो जाएगा। यानी वो टेबल बेसिकली किस नाम से सेव हो गया, car_data के नाम से। डिड यू गाइस गेट दैट? तो फ्यूचर में यानी कि हमने इसमें जो भी एनालिसिस करना है वो हम किस पे करेंगे, car_data पे करेंगे। डिड यू गाइस गेट दैट कि नहीं? आप इसको किसी वेरिएबल में सेव करें, car_data के वेरिएबल में, और फिर हम क्या करेंगे, यानी जो फ्यूचर में हम किस वेरिएबल को, मैं इसके लिए वेरिएबल का वर्ड यूज़ करूँगा car_data। इसकी समझ लगी आप लोगों को कि नहीं लगी? नहीं लगी? लगी? एनी क्वेश्चन कन्फ्यूजन सो फार? सो बेसिकली ये इंपोर्ट हो गया। इसकी जो एक अच्छी बात ये है कि ये इन जनरल फॉर एग्जांपल आपने देखना है इसमें कितने रोज कितने कॉलम्स हैं। अगर आप यहाँ पे अपने car_data में नीचे देखेंगे तो आपको बता रहा है कि आपके डेटा में 92,000 रोज हैं। इट्स अ बिग डेटा, अब इतना स्मॉल में नहीं है, लेकिन 1 लाख से कम इसकी थोड़ी रोज हैं, और इसमें कितने कॉलम्स हैं, इसमें 11 कॉलम्स हैं। सो ये बेसिकली आपके पास डेटा इंपोर्ट हो गया। तो वंस ये डेटा इंपोर्ट हो जाए, इट मीन्स अब हम इस पे अपने स्टेप 3 पे जा सकते हैं। सो द स्टेप 3 इज एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस। अच्छा, ये एक डेटा साइंटिस्ट के लिए, जो भी आप मशीन लर्निंग के लोग हैं, आपको बहुत ज़रूरी है कि आपको अपने डेटा के बारे में पता हो। फॉर एग्जांपल, डेटा के बारे में पता होने का मतलब कि आपने अपने डेटा को एक्सप्लोर किया हो, उससे पंगे किए हैं, उसको छेड़ा हो, कि मीन्स आपको पता हो कि डेटा में कौन कौन से कॉलम्स हैं, कितने हैं, उसमें क्या वैल्यूज़ आ सकती हैं, किस कॉलम में मैक्सिमम वैल्यू क्या आ सकती है, मिनिमम वैल्यू क्या आ सकती है, किस कॉलम में कौन सी वैल्यू आउटलायर होगी। तो होता ये कि फॉर एग्जांपल आप जिस कंपनी में या जिस बिज़नेस में आप काम करते हैं, तो मे बी 1 हफ्ते के बाद आपको बड़ा बेहतर पता चल जाता है कि इस कंपनी में इस तरह का डेटा होता है, इसमें इस तरह की वैल्यूज़ होती हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं टीचिंग इंडस्ट्री में हूँ तो मुझे पता है कि टीचिंग इंडस्ट्री में डेटा, फॉर एग्जांपल मुझे पता है कि CGPA आउट ऑफ 4 ही होता है। तो अगर किसी ने, अगर मुझे पता चल जाएगा CGPA 5 आ गया, तो मैं ऑटोमेटिकली मुझे पता चल जाएगा, क्योंकि बस इंडस्ट्री से मेरा ताल्लुक है कि ये एक एरर है या आउटलायर है। आउटलाइन बेसिकली एरर है। डिड यू गाइस गेट दैट? तो इन जनरल आपको आपके जो भी आप जिस कंपनी में, जिस इंडस्ट्री में जो भी हैं, उसके डेटा से फेमिलियरिटी बहुत ज़रूरी है। तो फेमिलियरिटी के लिए सबसे जो बेहतर तरीका है कि सबसे पहले मे बी लेट्स गो थ्रू द कॉलम्स वन बाय वन। हम सबसे पहले इन कॉलम्स को वन बाय वन, तो बेसिकली यहाँ पर क्या है, अगेन अगर आप इस डेटा को देखें, इसमें फर्स्ट कॉलम आपको कौन सा नज़र आ रहा है, अननेम्ड 0, ऐसे ही है। इस अननेम्ड 0 कॉलम का क्या मकसद है? कोई आपको कोई मकसद नज़र आ रहा है यहाँ पे? ये सीरियल नंबर्स हैं, इंडेक्सिंग है इसकी, सीरियल नंबर्स हैं, बट बज़ाहिर मुझे ना ये कॉलम यूजलेस लग रहा है, तो मैं इसको डिलीट कर दूंगा, और मैं आपको डिलीट करना आगे सिखाऊंगा। तो अगेन डेटा की फेमिलियरिटी, डेटा का बारे में पता ना हो। नेक्स्ट देखिए ID। फॉर एग्जांपल जो भी मेरे पास डेटा है उसका कुछ ना कुछ, आई डोंट नो, जो कार है उस कार का ID है। ये बेसिकली बाहर का डेटा है, तो कार का मेक है, मीन्स पोर्शे कार है, फोर्ड है, जिसका ब्रांड है, जैसा यहाँ पे होता है टोयोटा है, होंडा है, किया है, इस तरह बहुत सारे ब्रांड्स यहाँ पे है। तो बेसिकली क्या ब्रांड नेम्स हैं। अगेन उसके आगे क्या है, उसके मॉडल्स हैं, जिस तरह टोयोटा में आगे फर्दर मॉडल्स हैं, टोयोटा करोला है, फॉर्च्यूनर है, आपके पास लैंड क्रूजर हैं,
और भी टोयोटा में मॉडल्स हैं। तो इसी तरह से ये भी पोर्शे का एक मॉडल है 911, फोर्ड के एक मॉडल है मस्टैंग। तो इस तरह से आपको ये कार के डिफरेंट मॉडल्स मिल रहे हैं। मंथ्स ओल्ड की गाड़ी कितने महीने पुरानी है। इन जनरल जब हम भी कोई गाड़ी खरीदते हैं तो हम यही देखते हैं ना कि भाई कितने महीने पुरानी है, 21 मॉडल है, 20 मॉडल है, कौन सा मॉडल है। तो ये मंथ्स ओल्ड बता रहे हैं गाड़ी कितने महीने पुरानी है। ये पावर बेसिकली पावर कॉलम क्या हॉर्स पावर की गाड़ी के हॉर्स पावर कितने हैं। जितनी पावर ज़्यादा होती है उतनी गाड़ी ज़्यादा भागती है, सही है। और नॉर्मली ये भी रूल है कि जितनी पावर हॉर्स पावर ज़्यादा होती है उतनी प्राइस भी ज़्यादा होती है। फिर हमारे पास क्या गियर के उसका गियर मैनुअल है या ऑटोमेटिक है, इसकी यानी कि ट्रांसमिशन जो होती है। फ्यूल टाइप गैसोलीन, यहाँ पे गैसोलीन नॉर्मली यूएस में गैसोलीन पेट्रोल को बेसिकली कहते हैं। तो यानी पेट्रोल है, डीजल है, इलेक्ट्रिक है, हाइब्रिड है। तो यहाँ पर ये बेसिकली उसको इंडिकेट करता है कितने किलोमीटर को गाड़ी चली हुई है, उसकी कितनी कीमत है और उसकी एज। अब ये अगर आप यहाँ पर देखिए ये एज 1998 लिखे 2013, डू यू थिंक ये एज इसके लिए अप्रोप्रिएट टर्म है कि 1998 क्या इसकी एज है। बेसिकली इसका क्या मॉडल ईयर है। आई कैन मेरे ख्याल में जब मैं एक्सप्लोर करूंगा तो इट्स बेटर कि मैं इसको एज की बजाय मैं इसको क्या नाम दूं, मैं इसको मॉडल ईयर का नाम दे दूं कि ये गाड़ी 98 मॉडल की है, 2013 मॉडल की है। डिड यू गाइस गेट दैट कि नहीं। तो ये आपको आपके डेटा से ना क्या उसे कहते हैं फेमिलियरिटी बहुत ज़रूरी है। पहली चीज़ क्लियर हो गई ये बात। ओके मे बी हम 5-10 मिनट बाद थोड़ी सी ब्रेक ले लेते हैं, फिर दोबारा इसको कंटिन्यू करेंगे। सो लेट्स डू सम बेसिक एक्सप्लोरेटरी स्टेप एंड यू विल सी द पावर ऑफ पाइथन और उसके पांडास की आप पावर देखेंगे कि अगर आप सबसे पहली बात मैं एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस में डिफरेंट इसमें चीज़ें होती हैं। तो मैं यहाँ पर ना दूसरा जो पाइथन में जो दूसरी चीज़ होती है, अगर आप हैश लिखें कोड में, अगर आप हैश लिखें ना, हैश बेसिकली यूज़ होता है कमेंट करने के लिए। कमेंट मीन्स ये वो चीज़ होती है अगर आप हैश के बाद जो कुछ भी लिखेंगे ना तो वो आपके कोड का हिस्सा नहीं बनेगा, वो जस्ट एक सिंपल टेक्स्ट है, तो आपके कोड का हिस्सा नहीं बनेगा। तो लोग कमेंट क्यों कहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक फ़ाइल बना रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि फ्यूचर में आप लोग इस फाइल को पढ़ें या आपको उसकी समझ आए, तो जो भी स्टेप मैं कर रहा हूँ ना मैं उसको कमेंट आउट करूँ, ताकि फ्यूचर में अगर आप उस फाइल को आप कोई थर्ड पर्सन उसको पढ़े तो उसको मेरी फाइल की समझ आए। तो इट्स अ बेटर प्रैक्टिस कि मैं उसको कमेंट आउट करूँ। जो भी मैं स्टेप कर रहा हूँ मैं उसको क्या करूँ, कमेंट आउट करूँ, क्योंकि ताकि कोई थर्ड पर्सन उसको पढ़े तो उसको। फॉर एग्जाम्पल अब एक्सप्लोरेटरी डेटा में मैं फर्स्ट स्टेप कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे कमेंट लिखता हूँ हैश लिख के गेटिंग बेसिक इन्फो ऑफ डेटा। मैं यानी कि मैं अभी ये फर्स्ट स्टेप और ये मैंने कमेंट आउट कर दिया ताकि मुझे ये नज़र आ रहा है एंड से कि नहीं नज़र आ रहा, आपको नज़र आ रहा है एंड पे जो बैठे हैं आ रहा है नज़र। ओके सो दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप, यानी कि अब मैं एक्सप्लोर करना शुरू करना डेटा को। तो अब यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं क्या लिखूँगा, अब पीडी ये जो लाइब्रेरी है पांडास, इसको पीडी मैंने आपको याद है मैंने यहाँ पे ये इंपोर्ट पांडास एज पीडी किया था। अब इस पीडी को मैं यूज़ करूँगा बेसिकली, मैं बजाय पांडास लिखने के पीडी एक छोटा वर्ड है निक नेम है, आई विल यूज़ दैट एक्चुअली एलियस इसका मैं यूज़ करूँगा। और मैं लिखता हूँ pd.info। पाइथन की जो खास बात है, सॉरी पीडी नहीं लिखना आपने, जो आपके एक बात मैं आपको और बता दूँ, पाइथन दुनिया में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली लैंग्वेज है इन टर्म्स ऑफ डेटा साइंस। अगर आप वेब वाली साइड पे जाएँ तो उस साइड पे जावा है, या मोबाइल एप्लीकेशन साइड पे जावा है, जावा स्क्रिप्ट है। लेकिन डेटा साइंस की दुनिया में ख़ासतौर पे इंडस्ट्री में, अच्छा ये है कि इंडस्ट्री में 95% पाइथन यूज़ हो रही है, लेकिन जो अकेडेमिया है उसमें शायद 80% 70% आर यूज़ हो रही है। तो जो रिसर्चर्स जो है ना वो ज़्यादातर आर यूज़ करते हैं, और वो फॉर एग्जांपल मैंने कोई रिसर्च की और मैंने कोई कोड लिखा है, कोई नया फार्मूला बनाया, तो ज़्यादातर उसके कोड्स आपको आर में मिल जाते हैं। लेकिन जो इंडस्ट्री के लोग हैं वो ज़्यादातर पाइथन यूज़ कर रहे हैं। तो ये अगेन प्रेफरेंस होती है, इंडस्ट्री में भी आर यूज़ हो रही है बट काफ़ी कम यूज़ हो रही है। तो मैंने पहले पाइथन सीखी थी, फिर मैंने थोड़ी सी आर सीखी थी। तो मैं यहाँ पर तो मैं बताना जो चाह रहा था क्यों पाइथन सबसे ज़्यादा यूज़ होती है। पाइथन के बारे में ये जो कॉमन वर्ड है, जब मैं पाइथन को इंट्रोड्यूस करवाता हूँ, इट्स जस्ट लाइक स्पीकिंग इंग्लिश विद द कंप्यूटर। इसके जो वर्ड्स हैं ना वो सिंपल इंग्लिश के वर्ड्स हैं, सिंपल इंग्लिश के। और आप ये आप फंक्शंस के नाम देखेंगे,
फॉर एग्जांपल अभी आपने ये लिखा रीड अंडरस्कोर CSV, तो रीड इंग्लिश का वर्ड है, CSV एक फॉर्मेट है। तो ये आप देखें जैसे ये सिंपल इंग्लिश का वर्ड है, इसको याद करना भी आसान है। तो इसलिए बहुत सारे लोग मैं खुद C++ से बड़ा भागता था क्योंकि वो बहुत मुश्किल है। और यहाँ पर जो एक चीज़ मैं एक लाइन को कोड में लिखता हूँ वो C++ में मुझे 5-6 लाइन्स लिखनी पड़ती थी और बड़े ब्रैकेट्स डालने पड़ते थे, तो इसलिए लोग उसे भाग देते हैं। पाइथन इसीलिए वाइडली यूज्ड है कि ये सिंपल इंग्लिश के वर्ड्स हैं, इनको यूज़ करना बहुत बहुत आसान है और इनको याद भी रखना बहुत आसान है, बल्कि अक्सर तो याद रखने की जरूरत भी नहीं पड़ती। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, सॉरी TD आपने क्या लिखना है, आपने सबसे पहले अपने टेबल का नाम लिखना है। मैंने जो टेबल किस नाम से सेव किया है, कार अंडरस्कोर डेटा के नाम से। सो व्हाट विल आई डू, मैं सबसे पहले लिखूंगा कार अंडरस्कोर डेटा एंड देन आई विल राइट डॉट। अच्छा, आप डॉट के बाद भी अगर आप टैब प्रेस करेंगे ना तो जितने फंक्शंस जो आप यूज़ कर सकते हैं ना वो आपके पास आ जाएंगे। ये टैब बहुत यूज़फुल चीज़ है। इसका फ़ायदा ये है कि आपको बहुत सारे कोई भी फंक्शन याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप बेसिक आप यहाँ से देख भी सकते हैं। लेकिन अगर आप डॉट इन्फो लिखें और इसके बाद ये पैरेंथेसिस डालें तो आप एवरीवन जस्ट राइट दिस कार डेटा डॉट इन्फो। तो ये मैंने आप इन्फो एक बेसिक इंग्लिश का वर्ड है कि नहीं, हम अपने नॉर्मल इंग्लिश में यूज़ करते हैं। तो इन्फो बेसिकली क्या करता है, आपको आपके टेबल के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन देता है, बेसिक इन्फॉर्मेशन। और ये एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस का बेसिक पार्ट है। फॉर एग्जांपल बेसिक इन्फॉर्मेशन क्या दे रहा है, वो सबसे पहले बता रहा है कि मेरे टेबल्स में 92,385 रोज हैं। फिर वो आपको क्या बता रहा है, मेरे टेबल में कितने कॉलम्स हैं, 11 कॉलम्स हैं। फिर वो आपको बता रहा है कि मेरे टेबल में जो इनकी डेटा टाइप होती है, फॉर एग्जांपल जो आईडी है इसकी डेटा टाइप क्या है, वो इंटीजर्स हैं। ये आई डोंट नो आपको डेटा टाइप्स का पता है, इंटीजर्स फ्लोट्स का पता है आपको, स्ट्रिंग वगैरह का। तो यहाँ पर ये वो आपको डेटा टाइप बता रहा है कि मेरे पास आईडी इंटीजर है। जहाँ पर उसको श्योर नहीं होता ना उसको ऑब्जेक्ट करना, यानी अगर कंप्यूटर को पाइथन को श्योर पता नहीं चल रहा है कि इसकी आईडी क्या है तो वो उसको क्या नाम दे देता है, ऑब्जेक्ट का। तो ये इट्स परफेक्टली फाइन। फिर आपको ये नल वैल्यूज और नॉन नल का पता है। नॉन नल का यहाँ पे मतलब ये है कि यानी कि इसमें यानी टोटल कितनी रोज हैं, 92,385 रोज हैं और उस यानी कि सारी की सारी रोज फील्ड हैं, यानी इसमें कोई भी एम्प्टी रो नहीं है। नॉन नल का मतलब क्या है कि इसमें नल वैल्यूज नहीं है, सारी की सारी रोज फील्ड हैं, यानी इसमें मिसिंग डेटा नहीं है। तो ये एक बेसिक कमांड है। बट नेक्स्ट कमांड जो मैं आपको बता रहा हूँ, यू विल सी के विद वन लाइन ऑफ कोड, सो एवरीवन यू विल जस्ट अगेन राइट द टेबल नेम कार अंडरस्कोर डेटा एंड यू विल जस्ट राइट डॉट डिस्क्राइब। आपने डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स पढ़ी है कि नहीं पढ़ी? डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स क्या होती हैं, क्या होती हैं? मीन, मीडियन, मॉड वगैरह। तो अगर आप जस्ट डिस्क्राइब का वर्ड लिखें और अगर आप ये बेसिकली ये पैरेंथेसिस फंक्शन को बेसिकली कॉल के लिए यूज़ होते हैं। आई डोंट नो, मैं प्रोग्रामिंग वाली साइड में नहीं जानता था। तो जब भी आपने कोई फंक्शन लिखना है तो उसके आगे ये पैरेंथेसिस जरूर डालने हैं। इफ़ यू विल जस्ट राइट दैट, अगर आप इसको रन करें तो आप देखेंगे कि आपके डेटा की सारी बेसिक जो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स हैं वो आ गई हैं। फॉर एग्जांपल जो भी कॉलम है उस कॉलम के काउंट क्या है, उस कॉलम का मीन क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, मिनिमम वैल्यू क्या है, मैक्सिमम वैल्यू क्या है। आपको क्वार्टाइल्स का पता होगा, Q1 Q2 का पता है। 25% Q1 को इंडिकेट करता है, 50% किसको इंडिकेट करता है भाई, मीडियन को। ये Q3 आपका ये मैक्सिमम वैल्यू है। तो यू विल सी के जस्ट वन लाइन ऑफ कोड यू गेट द बेसिक डिस्क्रिप्टिव ऑफ एवरी कॉलम, एवरी इंटीजर कॉलम। जो कॉलम आपका उसमें होता है ना इंग्लिश में, उसके बेसिकली, क्योंकि इंग्लिश का उसको हम डायरेक्टली हम उसके डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स नहीं ले सकते। बट डिड यू गेट दैट कि कितनी यूजफुल चीज़ है कि नहीं? आपने just wrote one line of code, you just write dot describe and you got the basic descriptive statistics including mean, median, standard deviation, quartiles and everything. Did you guys get that? Okay, again, so everyone जो अभी आपने अगर अपने डेटा को देखना है, आप इस डेटा को देख के बताएं, आपको एवरीवन गो थ्रू दिस डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, इस टेबल को देखें, टेक 1 मिनट। आपको कुछ अनोमली नज़र आ रही है, आपको डेटा में कुछ मसला नज़र आ रहा है कि नहीं, जस्ट बेस्ड ऑन दिस टेबल। आपको डिस्क्रिप्टिव्स की बेस पे ही डेटा को पहचानना, डेटा में जो अनोमलीज हैं या इरेगुलरिटीज़ हैं या आउटलायर्स हैं आपको पता चल जाने चाहिए। सो एवरीवन गो थ्रू दिस डेटा, हर एक का मीन देखें, हर एक का मिनिमम वैल्यू देखें, मैक्सिमम देखें, स्टैंडर्ड डेविएशन देखें। डू यू फाइंड एनी थिंग स्ट्रेंज और डिफरेंट इन जनरल जो कार्स डेटा में नहीं होनी चाहिए? सो टेक योर टाइम, टेक 1 मिनट, गो थ्रू दिस एंड जस्ट लेट मी नो इफ यू गेट एनीथिंग डिफरेंट और इरेगुलर, जस्ट गो थ्रू दिस। थैंक यू। इसको देखें, आपको क्या इश्यूज में नजर आता है।
सारे सारों को टेबल मिल गया कि नहीं, किसको नहीं मिल रहा है, कोडिंग कर शुरू. Okay, so maybe it will take a little bit break after this. So okay, so let's discuss. Did you find any anomaly in this data? Anyone found anything irregular? Okay, maximum price. अब ये again for example अगर आप गाड़ी की maximum price देखें तो ये 9,99,000 $10 लाख की गाड़ी है. It's like $1 million car. आपको पता है ये डॉलर्स में है डेटा. आपको पता है यूएस में आम गाड़ी कितने की है, किसी को आइडिया? और पाकिस्तान सस्ती है, बेसिक काफ़ी सस्ती है. आपको पता है यूएस में सेकेंड हैंड गाड़ी कितने की मिलती है इन जनरल? जी जो आप लोगों की बहुत यहाँ पे जो हाई एंड गाड़ियाँ इस तरह ये हो गई, कैमरी हो गई और ये अकॉर्ड वगैरह, ये वहाँ पर 15 से 20 हज़ार डॉलर में मिल जाती है. तो ये 10 लाख डॉलर की जो गाड़ी है प्रोबेबली ये बहुत ही महंगी गाड़ियाँ हैं. एक दो ये नॉर्मल गाड़ियाँ इस रेंज में नहीं हैं. जो आपका आम टोयोटा कोरोला है वो भी आपको 10-12 हज़ार डॉलर की वहाँ मिल जाएगी. सेकेंड हैंड तो क्या बहुत सस्ती 4-5 हज़ार डॉलर में, 8 हज़ार डॉलर में मिल जाती है. तो मे बी आई शुड बी वरीड कि जी ये 10 लाख डॉलर की एक गाड़ी कहाँ से आ गई है. और तो ये बिल्कुल सही आपने आइडेंटिफाई किया कि ये 10 लाख डॉलर की गाड़ी कहाँ से आ गई. तो प्रोबेबली ये क्या है, बट वी कॉल इट्स अ सॉर्ट ऑफ एन आउटलायर. तो प्रोबेबली आई शुड रिमूव दैट, राइट. और आपको इसमें क्या नॉर्मली नज़र आई है आपको इस डेटा में? एनीवन? आपको इस डेटा में क्या मसला नज़र आया? और कहीं अच्छा हाँ 1 किलोमीटर. वो कौन सी सेकेंड हैंड गाड़ी? थैंक यू. वो कौन सी सेकेंड हैंड गाड़ी है 1 किलोमीटर चली जाती है कि नहीं? तो इसका मतलब है इसमें कुछ ऐसे गाड़ी है 1 किलोमीटर, कोई मुझे 1 किलोमीटर चली सेकेंड हैंड गाड़ी, भाई उसको हम न्यू ही कंसिडर करते हैं. ठीक हो गया ना. तो इट मीन्स क्या है कि प्रोबेबली ये जो 1 किलोमीटर में जो मिनिमम वैल्यू आ रही है किलोमीटर्स में 1, ये ठीक नहीं है. इसका मतलब क्या है कि मुझे ऐसी गाड़ी को सिर्फ 1 किलोमीटर चलिए इसको भी निकाल देना चाहिए. और देखें तो ये अगेन डिस्क्रिप्टिव से ही आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि आपके डेटा में क्या क्या मसले हैं. अगर आपके डेटा में इश्यूज हैं और आप इनको सॉल्व भी करते हैं तो आपकी प्रेडिक्शन भी फ्यूचर में खराब ही आएगी. तो रियल टाइम में जो डेटा है उसमें मसला आएगा. और आपके डेटा में क्या क्या इश्यूज हैं? पावर. वो कौन सी ऐसी गाड़ी है कि ज़ीरो पावर हो, तो चल ही नहीं सकती. ज़ीरो पावर की गाड़ी तो होती नहीं है. इन जनरल कोई हल्की से हल्की, फॉर एग्जांपल आपकी मेहरान भी हो तो उसमें भी कोई 600 सीसी होते हैं. तो इसका मतलब क्या है कि ये ज़ीरो पावर वाली गाड़ियाँ, ये भी मसला है. तो द पॉइंट इज़ के इस तरह से आपको अंदाज़ा हो रहा है कि आपके डेटा में मसले हैं. ये पहला आपका सबसे पहला काम ये है कि आपको इस डेटा को जो इसमें इश्यूज़ हैं इनको रिजॉल्व करना है. ठीक हो गया. अब इनको रिजॉल्व किए बगैर अगर आप डायरेक्ट रिग्रेशन लगा देंगे या कुछ भी लगा देंगे तो वो रिजल्ट्स ठीक नहीं है. वो रिजल्ट्स प्रेडिक्शन वाइज रिलायबल नहीं होंगे. डिड यू गाइस गेट दैट? तो ये अगेन आपके एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस का पार्ट होता है. मे बी आई गेस वी शुड टेक आई डोंट नो 10 मिनट्स ब्रेक और फिर हम इसको यहीं से दोबारा कंटिन्यू करते हैं. ठीक होगा. थैंक यू.
Okay, I guess we should start. Okay, I guess we should start. ओके आई एम गोइंग टू स्टार्ट. आप लोग बैठ जाएं जो भी यहाँ बाकी. ओके हम यहाँ से जहाँ से हमने छोड़ा था वहीं से हम कंटिन्यू करेंगे. बट बिफोर दैट मुझे आप लोगों से एक और चीज़, आप लोगों से कितने लोगों को आपने डायमेंशंस का आपको अंदाज़ा, यू नो 1D 2D थिंग, 2D 3D पता है आपको क्या होता है? ओके सो लेट्स स्पेंड जस्ट मेबी 5 minutes ऑन दैट. आप इससे कितने लोग जो है जस्ट यू कैन यू गैस इमेजिन अ 5D ऑब्जेक्ट, 5 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट किस तरह का होता है? कैन यू गैस विजुलाइज दैट? सॉरी आवाज़ नहीं आ रही. ओके मेरा ये क्वेश्चन है, आप में से कितने लोग 5 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट को विजुलाइज कर सकते हैं इन योर माइंड? इवन आपके ख्याल में एक जो 5 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट होता है वो किस तरह का नज़र आता होगा? ओके सो मे बी लेट्स स्टार्ट फ्रॉम, आपके ख्याल में एक जो 4D ऑब्जेक्ट है, और पता नहीं इसकी आवाज़ क्या हो गया, इसकी जो एक 4D ऑब्जेक्ट है वो किस तरह का नज़र आता है? इसको देखते हैं मेरा माइक को. ओके एनीवन, आपके ख्याल में एक 4D ऑब्जेक्ट किस तरह का होता है? स्पेस वाला. इसको ये देखें, पता नहीं एक 4D ऑब्जेक्ट किस तरह का होता है अभी? एनीवन? जो बता रहे 4D ऑब्जेक्ट, 3D ऑब्जेक्ट किस तरह का होता है? Okay. Sorry. But I just want to ask, precisely any 4D object, can you guys visualize it? Like even अपने mind में कि यार एक 4D object इस तरह का नजर आता होगा. हमारे पास सर जितने ज़्यादा फैक्टर होते हैं वेरिएबल होते हैं, सब डायमेंशन के हिसाब से हम एक स्पेसिफिक सिनेरियो सिंगल टाइम वेरिएबल को जैसे कि अगर विजुलाइज करके यहाँ तक कर देंगे तो डायमेंशन से ज़्यादा. I know ये sort of एक scientific explanation में आ जाता है, but just in terms of visualization, in terms of an object, can you guys imagine any 4D object? Okay, for example, जैसे मैं आपसे कहूँ tell me any 3D objects name, तो क्या आप क्या नाम बता सकते हैं? एक 3D object के नाम बताएं. Sorry? पिक्सल डेटा, जो पिक्सल डेटा है एग्जैक्टली जो आपका एक इमेज होता है, अगर वो 8GB फॉर्मेट में देखें, बट ये डोंट गो इन दिस सॉफ्ट कॉपीज, हार्ड कॉपी में बताएं कि हार्ड जो आप लोगों ने एक कभी रूबिक क्यूब नहीं देखा, वो 3D ऑब्जेक्ट है. आप लोगों की जो कॉपी है या जो बुक है वो 3D ऑब्जेक्ट है कि नहीं है? उसमें 3D ऑब्जेक्ट में कौन कौन सी डायमेंशन होती है? लेंथ होता है, विड्थ होता है, हाइट होती है. ऐसे ही है एक 2D ऑब्जेक्ट किस तरह का होता है? फॉर एग्जाम्पल रियल लाइफ में कोई 2D ऑब्जेक्ट बताएं, कौन सा 2D ऑब्जेक्ट है हमारे पास? ये वाइट बोर्ड. मे बी दिस कैन बी 2D ऑब्जेक्ट इफ यू इग्नोर दिस वेट, तो अगर इसकी लेंथ हो और वेट हो तो इट्स अ 2D ऑब्जेक्ट. सो अगेन वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, इज देयर एनी 0D ऑब्जेक्ट? 0 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट होता है? ओके यस. तो अगर पॉइंट एग्जैक्टली अगर आप इसे नहीं पता, जो एक पॉइंट होता है ना वो एक 0D ऑब्जेक्ट होता है, एक डॉट होता है वो एक 0D ऑब्जेक्ट होता है. अगर डॉट एक 0D ऑब्जेक्ट है तो अगर मैं यहाँ पर अगर आप देखें, सो इफ आई ड्रॉ डॉट समथिंग लाइक दिस, तो ये एक 0D ऑब्जेक्ट है. ये जो एक लाइन होती है ना, ये क्या होता है? 2D ऑब्जेक्ट होता है. जो एक स्ट्रेट लाइन होती है, चाहे वर्टिकल हो चाहे हॉरिजॉन्टल हो, ये सॉरी एक 1D ऑब्जेक्ट होता है, 1 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट होता है. 2D ऑब्जेक्ट की कोई एग्जांपल दें.
ये जो आपका टेबल बना हुआ है ना, ये जो टेबल बना हुआ है, ये टेबल कितने डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है? जो आपका टेबल है, इस टेबल में क्या रोज है एंड कॉलम्स है? तो रोज इज 1D एंड कॉलम्स इज अनदर D। तो आपके जो टेबल में या जो आपका ग्राफ होता है सिंपल एक्स एक्सिस वाई एक्सिस वाला, वो एक 2D ऑब्जेक्ट होता है। 3D ऑब्जेक्ट किस तरह का होता है? जिस तरह मैंने अभी आपको बताया, जो एक क्यूब होता है, अगर वो आप यूबिक क्यूब देखें, स्क्वायर इज अ 2D ऑब्जेक्ट बट क्यूब इज अ 3D ऑब्जेक्ट। जो बॉल जो स्फीयर है वो भी एक 3D ऑब्जेक्ट है। और वो जो आपका कॉपी है, आपकी बुक है, इवन जो आपका लैपटॉप है, ये आपका एक 3D ऑब्जेक्ट है। ऐसे ही है। सो वी आर क्लियर अबाउट 0D 1D 2D 3D। व्हाट अबाउट 4D? 4D ऑब्जेक्ट किस तरह का होगा? Anyone? Okay, if I ask you this particular hall, ये कितने डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है? This particular hall, ये कितने डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है? हाँ? कितने D है? 3D है। So this is just to intrigue you guys। मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में इसका आंसर दूंगा, बट मैं आपको जो रूल बताऊंगा, आफ्टर दैट रूल यू कैन इजीली इमेजिन आई डोंट नो 100D ऑब्जेक्ट एज वेल। और आप घर जाके शौकी भी मार सकते हैं, आई नो दैट। मैंने इवन बहुत बड़े जो अच्छे फिजिक्स के भी लोग इंसान थे, उनको भी मीन्स मे बी दे नो दैट बट दे डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन दैट। सो ये मैं आपको एक रूल बताऊंगा, बट इन मीन वाइल एक वीक में आप सर्च करें कि एक 4D ऑब्जेक्ट किस तरह का होता है, 5D ऑब्जेक्ट किस तरह का होता है, 6D ऑब्जेक्ट किस तरह का होता है। अच्छा, मैंने क्यों यहाँ पे लेके आया, बेसिकली जब हम टेबल्स की बात करते हैं, इवन जो आपकी एक्सेल की शीट होती है वो 2D ऑब्जेक्ट होता है, ठीक हो गया। उसमें क्या होते हैं? रोज होते हैं, उसमें क्या होते हैं? कॉलम्स होते हैं। एक बात इसमें और है, जितनी डायमेंशंस होती हैं उतनी वी नीड उतनी वैल्यूज टू एक्सेस दैट पर्टिकुलर एलिमेंट। मैं आपको इसको बताता हूँ, बट फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पर एक लिस्ट बनाता हूँ। इफ़ आई मेक अ लिस्ट समथिंग लाइक दिस, ये लिस्ट पाइथन में एक सिंपल इस तरह से लिस्ट बनती है 1 2 3 4 5 6। आपके ख्याल में जो एक लिस्ट है ये कितने डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है? अगर आपको नज़र आ रहा हो, ये एक 1D ऑब्जेक्ट है। 1D ऑब्जेक्ट का क्या मतलब होता है? हम व्हाई डू वी कॉल इट 1D ऑब्जेक्ट? ओके, वेक्टर देन क्या होता है? ओके, आई नो अ लिटिल बिट ऑफ दैट एक्सप्लेनेशन, बट इन जनरल मैं इसको 1D का बताऊं। 1D मीन्स कि आपको किसी भी इस लिस्ट में अगर आपको किसी भी एक पर्टिकुलर एलिमेंट तक पहुंचना है, फॉर एग्जांपल इफ यू वांट टू एक्सेस दिस एलिमेंट 4, तो आपको सिर्फ एक वैल्यू चाहिए होगी। फॉर एग्जांपल आप कह सकते हैं कि जी लेफ्ट साइड से आप चौथे नंबर पर चले जाएं, तो आप क्या बताएंगे? 4th नंबर। इसकी इंडेक्स वैल्यू क्या होगी? सब इंडेक्स वैल्यू कहते हैं, वो 4th होगी। अगर आप पाइथन के सेंस में देखें तो 3 है, क्योंकि पाइथन में 0 से गिनती स्टार्ट होती है, तो इट्स 0 1 2 3। तो लेकिन अगर आपको फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने अगर आप एक्सेल खोलूँ, ये एक एक्सेल है, मैं एक न्यू शीट बनाता हूँ यहाँ पे, ये एक नई शीट है। अब इस शीट में मैं क्या लिखता हूँ? 1 2 3 4 5 6 7 समथिंग लाइक दिस। अच्छा, ये जो एक शीट है ये कितने डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है? 2D ऑब्जेक्ट है। तो अगर आपको इस एलिमेंट 4 तक पहुँचना है तो आप कितनी वैल्यूज़ दोगे, या क्या वैल्यूज़ दोगे? आप 2 वैल्यूज़ दोगे क्या? फॉर एग्जांपल अगर मुझे यहाँ पे अगर मैं इक्वल के बाद ये लिखूँ ना, तो यहाँ पर मुझे क्या मिलता है? मैं C6, या मैं C6 का क्या मतलब है कि C कॉलम दिस इज डायमेंशन 1 एंड 6 इज रो दिस इज डायमेंशन 2, तो मैं C6 देता हूँ। ऐसे ही है। तो बेसिकली मैंने 2 डायमेंशंस दी, एक C दिया एक 6 दिया, तो मैं इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट तक पहुँच गया। इसी तरह से जब 3D होता है ना, उसका मतलब होता है कि अगर आपने 3D के अंदर जो किसी ऑब्जेक्ट तक पहुंचना है, किसी एलिमेंट तक पहुंचना है, तो आप 3 वैल्यूज़ देते हो। जिस तरह आप उसको लेंथ बताओगे, विड्थ बताओगे, या क्या होता है हाइट बताओगे, या अगर आप एक्स वाई जी की आप एक्स कोऑर्डिनेट किया, वाई कोऑर्डिनेट किया, जी कोऑर्डिनेट किया, तो आप इस पर्टिकुलर एलिमेंट तक पहुँच जाते हो। इसी तरह से 4D भी होता है, 5D भी होता है, बट यहाँ पर मुझे आपको ये जस्ट एम्फेसाइज करना था कि हम एक शीट में डील कर रहे हैं, और आपने शीट को क्या एक टेबल में डील कर रहे हैं, और टेबल को आपने क्या समझना है? इट्स अ 2D ऑब्जेक्ट। इसकी आगे इंपॉर्टेंस है, सिग्निफिकेंस है, खासतौर पर डेटा में। कंप्यूटर साइंस में, इवन मैथमेटिक्स में, फिजिक्स में हम हंड्रेड्स ऑफ डीज में डील करते हैं, और हमारा माइंड शायद आई डोंट नो शायद इन्फिनिट डीज में डील करता है। इसलिए वो इतनी पावरफुल मशीन अभी तक कोई नहीं बनी जो हमारे माइंड से मुकाबला कर सके। दिस इज़ वन एस्पेक्ट कि हम माइंड को रेप्लिकेट नहीं कर सके। ओके, तो
मैं आपको, हमारे पास सिर्फ मेरे 20 मिनट है, मैं आपको कुछ बेसिक फंक्शंस बता रहा हूँ, और ये बेसिकली फंक्शंस मैं इसको नाम दूंगा, आई विल नेम देम इंडेक्सिंग एंड एक्सेसिंग। बेसिकली मैं इसको हेडिंग दूंगा इंडेक्सिंग की। इंडेक्सिंग क्या होती है, किसी को आइडिया है? इंडेक्सिंग के बगैर ना आप डेटा के साथ प्ले नहीं कर सकते। प्ले का मतलब क्या है कि किसी एलिमेंट तक पहुंचना, किसी एलिमेंट तक पहुंचना, उसको चेंज करना, उसको डिलीट करना, उसको प्लस करना, माइनस करना, ये इंडेक्सिंग उसके लिए समझना बहुत ज़रूरी है। मैं आपको कुछ बेसिक तो मैं अगर यहाँ पे इंडेक्सिंग की डेफिनेशन लिखूँ, सो इफ़ आई राइट इट, इंडेक्सिंग is used to access a particular element in a data set। तो ये बहुत ज़रूरी है आपको इंडेक्सिंग, चाहे कोई भी लैंग्वेज हो, हर लैंग्वेज में इंडेक्सिंग है। आपका कंप्यूटर इवन आपके हार्ड डिस्क में जो फाइल सेव करता है जब आप, तो वो भी इंडेक्सिंग के थ्रू होती है। इंडेक्सिंग के थ्रू ही वो आपकी वर्ड फाइल को एक्सेस करके आपके सिस्टम में, आपके मॉनिटर पे या एलसीडी पे शो करवाता है। ठीक हो गया? ओके, दूसरी बात इंडेक्सिंग इन पाइथन, मैं जो दूसरा रूल लिख रहा हूँ, और मे भी शायद दूसरे लैंग्वेज में डिफरेंट, बट इन जनरल अक्सर प्रोग्रामिंग इन पाइथन इंडेक्सिंग स्टार्ट्स विद 0। ये एक दूसरी बात है। और थर्ड जो एक बात है, एनी नेम स्लैश टेक्स्ट वैल्यू कैन ऑल्सो बी एन इंडेक्स। ये भी एक इंडेक्स बन सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल इसको मैं वो कर देता हूँ, स्टेरिक कर देता हूँ ताकि बुलेट पॉइंट्स बन जाएं। ये 3 रूल्स ना आपने जहन में रखने हैं। पहली बात, अगर आप फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं आपको प्रैक्टिकल जैसे अपने फाइल इंपोर्ट की है ना, तो उसकी ऑटोमेटिकली इंडेक्सिंग हो चुकी है। फॉर एग्जांपल इफ आई शो यू, ये समझ लगी है रूल्स इन तीनों का, मैं आपको दिखाता हूँ ये तीनों चीज़ें। फॉर एग्जांपल अगर आप सबसे पहले जब आपने टेबल बनाया ना, मैंने जो सबसे पहले आपने टेबल इंपोर्ट किया, आप देखें ऑटोमेटिकली ये उसके हिस्सा नहीं था हमारे टेबल का, उसने ऑटोमेटिकली 0 1 2 3 4 5 से लेके 92,000 तक चला गया। तो बेसिकली ये क्या है, ये उसने इंडेक्सिंग कर दी है, रो वाइज उसने इंडेक्सिंग कर दी है। सिमिलरली जो मैंने आपको एक बताया कि इंडेक्सिंग आपके नंबर्स में भी होती है, जो आपके कॉलम्स हैं, आप देख लें कॉलम्स में यहाँ पे 0 1 2 नहीं लिखा हुआ, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, टेक्स्ट वैल्यूज लिखी हुई है, इंग्लिश लिखी हुई है। तो नाम जो हैं आपके इंग्लिश के, इवन अल्फा जो मैथमेटिकल नंबर्स हैं, वो भी इंडेक्स के तौर पर यूज़ हो सकते हैं। आप यहाँ पे देखें, यहाँ पर इंडेक्सिंग किस तरह से हो रही है, 0 1 2 की बेस पे हो रही है, और यहाँ पर इंडेक्सिंग किस तरह से हो रही है, आपके इंग्लिश के वर्ड से की बेस पे हो रही है। तो ये तो फॉर एग्जांपल मुझे अगर इस वैल्यू 4 को एक्सेस करना है तो मैं कैसे एक्सेस करूँगा? थियोरेटिकली मैं इसको क्या बताऊंगा कि रो नंबर 1 में जाए और कॉलम मेक में जाए। तो कॉलम मेक भी एक इंडेक्स का नाम है, और जो 1 है वो भी एक इंडेक्स का नाम है। तो फॉर एग्जाम्पल आई कैन राइट कि मेक में जाओ फिर 1 में जाओ, तो आई कैन एक्सेस दिस वैल्यू 4। ठीक हो गया? सिमिलरली अगर मुझे इस मैनुअल को एक्सेस करना है, इस फॉर एग्जाम्पल इस अननोन को एक्सेस करना है, तो कहूँगा पहले गियर में जाओ और फॉर एग्जाम्पल फिर रो नंबर 4 में जाओ, तो वी कैन एक्सेस दैट। ये इंडेक्सिंग बहुत ज़रूरी है आपको इसको समझना। तो मे भी हम इंडेक्सिंग पे ही यानी आज के यहाँ पे ट्रेनिंग खत्म करेंगे। सो हाउ डू वी डू इंडेक्सिंग इन पाइथन? सो सबसे पहली बात इंडेक्सिंग के लिए पहली बात जो आपको पहली बात ये कि फॉर एग्जांपल मुझे सिर्फ एक पर्टिकुलर कॉलम को एक्सेस करना है। मैं आपको कुछ बेसिक फंक्शंस बता रहा हूँ, ये इंतहाई आसान है। एक्सेसिंग अ पर्टिकुलर कॉलम कि मुझे सिर्फ कॉलम, मैं चाहता हूँ कि मैं सिर्फ पर्टिकुलर कॉलम पे ऑपरेट करूँ। आई डोंट नीड द रेस्ट ऑफ द कॉलम्स, आई वांट टू एक्सेस ऑन ये पर्टिकुलर कॉलम। सो इसमें जो रूल है, जैसे हम सिंटेक्स होता है जो उसके लिखने का तरीका है। सबसे पहले आप टेबल नेम देंगे। मेरे पास टेबल पे यहाँ पे क्या नाम है, मेरे टेबल का नाम है यहाँ पे कार अंडरस्कोर डेटा। ठीक है, सबसे पहले व्हाट विल आई डू, आई विल जस्ट राइट कार अंडरस्कोर डेटा एंड देन आई प्रेस डॉट। डॉट बहुत ज़रूरी है, डॉट के बाद ही सारे फंक्शंस चलते हैं, सारी इंडेक्सिंग होती है। और उसके बाद फॉर एग्जांपल मैं अपने कॉलम का नाम दूंगा। तो फॉर एग्जांपल मेरे पास कॉलम का नाम है, इस मंथ्स ओल्ड को फॉर एग्जांपल एक्सेस करना चाहता हूँ, तो मैं डॉट के बाद यहाँ पे लिखूंगा मंथ्स अंडरस्कोर ओल्ड। तो आप देखेंगे मेरे पास सिर्फ जो है ना, इसको आप रन करेंगे तो मंथ्स अंडरस्कोर कॉलम की जो वैल्यू, मंथ्स अंडरस्कोर ओल्ड जो कॉलम है उसकी वैल्यूज आ गई हैं। डिड यू गाइस गेट दैट? तो अगर आप डॉट के बाद किसी भी पर्टिकुलर कॉलम का नाम लिखेंगे तो यू कैन एक्सेस दैट पर्टिकुलर कॉलम। डिड यू गाइस गेट दैट? एनी क्वेश्चन? ये एक तरीका है कॉलम्स को एक्सेस करने का। देयर इज अनदर वे एंड आई वोंट रिकमेंड दिस मेथड। ये इन जनरल मैं रिकमेंड नहीं करता। आप लोगों को जो मैं मेथड रिकमेंड करूंगा, आप क्या करें, टेबल का नाम लिखें,
और स्क्वायर ब्रैकेट में सिंगल इन्वर्टेड कॉमा। अच्छा, पाइथन में एक जो अच्छी बात ये है, और इससे इवन लाइक मेरी इंग्लिश खराब हो गई है, पाइथन में सिंगल और डबल इन्वर्टेड कॉमास इंटरचेंजेबली यूज़ होते हैं। आप चाहे सिंगल इन्वर्टेड कॉमा डालें, चाहे आप डबल इन्वर्टेड कॉमा डालें, पाइथन को उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन ये नहीं होगा कि जी मीन्स जुमले के स्टार्ट में मैंने सिंगल इन्वर्टेड कॉमा डाला, जुमले के एंड पे डबल डाला, इट वॉन्ट मेक सेंस। बट अगर आपने शुरू में सिंगल डाला, एंड पे भी सिंगल डालेंगे, तो वो ऑटोमेटिकली पाइथन को उसको टेक्स्ट ही लेगा, पाइथन को उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप सिंगल इन्वर्टेड कॉमा यूज़ करें या डबल। तो आई यूज़ सिंगल इन्वर्टेड कॉमा सो मच कि मैं दूसरी इंग्लिश में भी मैं सिंगल इन्वर्टेड कॉमा यूज़ करना शुरू हो गया था, बट वहाँ की लिहाज से ठीक नहीं है। सो द गुड वे इज, आप ये करें कार डेटा, यू विल पुट स्क्वायर ब्रैकेट्स एंड देन यू विल पुट सिंगल और डबल इन्वर्टेड कॉमास, और आप यहाँ पर अपने जो आपके कॉलम का नाम है months_old उसको लिखें, यू विल गेट द सेम वैल्यू। बट ये ज़्यादा यूज़फुल चीज़ है, मैंने स्पेलिंग की मिस्टेक थी मेरी, ये ज़्यादा यूज़फुल चीज़ है। क्यों? क्योंकि इस मेथड के थ्रू, व्हाट इफ़ आई वांट टू एक्सेस 3 कॉलम्स, व्हाट इफ़ आई वांट टू एक्सेस 4 कॉलम्स, व्हाट इफ़ आई वांट टू एक्सेस मे बी स्पेसिफिक नंबर ऑफ कॉलम्स, तो मैं क्या करूँगा? इसकी समझ लगी है कि नहीं, रन हो गया कि नहीं, सिंगल कॉलम को एक्सेस करने के लिए। इफ़ यू वांट टू एक्सेस मल्टीपल कॉलम्स, व्हाट यू गाइस विल डू, यू विल जस्ट आप अगेन वही लिखें cars_data। अगेन फॉर एग्जांपल मैं एक में जो कॉलम एक्सेस करना चाहता हूँ, मैं फॉर एग्जांपल आईडी को एक्सेस करना, तो एक प्रैक्टिस में आपको और बता दूँ, इन जनरल हम कॉपी पेस्ट बना करते हैं टीचिंग में, बट कोडिंग में आई विल रिकमेंड, हाईली रिकमेंड कि आप कॉपी पेस्ट करें। हमारे बहुत सारे एरर्स जो है ना स्पेलिंग मिस्टेक्स की वजह से और केस सेंसिटिविटी की वजह से आते हैं। केस सेंसिटिविटी से आप यहाँ पे देखें आई और डी कैपिटल है, पाइथन इज केस सेंसिटिव लैंग्वेज, अक्सर लैंग्वेजेस केस सेंसिटिव होती हैं। तो स्टूडेंट्स नॉर्मली क्या करते हैं, मैंने अगर आईडी लिखा है यहाँ पे कैपिटल, मैं कॉपी करके पेस्ट कर रहा हूँ तो ये रन होगा, और आप देखेंगे इसने आईडी की, लेकिन अगर मैं आई कैपिटल लिख दिया, डी स्मॉल लिख दिया, तो वो एरर देगा कि इसको तो आईडी, वो यहाँ जो एरर ये है कि उसको ये आईडी मिला ही नहीं है। तो इस केस में द गुड प्रैक्टिस इज कि यू शुड ऑलवेज कॉपी पेस्ट द कॉलम नेम्स और फंक्शन नेम्स, ताकि आपके पास जो है वो एरर ना आए। तो अगेन एक चीज़ ये होगी, तो अगर आपको मल्टीपल कॉलम एक्सेस करने, एवरीवन आप कॉमा डालें, आप कॉमा डालें, और कॉमा डाल के ना आप दोबारा जो दूसरा कॉलम जो आप लेना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल आई वांट टू गेट अनदर कॉलम वैल्यू नेम्ड एज पावर, सो आई विल जस्ट कॉपी पावर, एंड मैं यहाँ पे कॉमा डाल के इन्वर्टेड कॉमास में लास्ट में लिखना पावर लिख दूंगा, और प्रोबेबली एक और तीसरा कॉलम ले लेते हैं, आई वांट टू एक्सेस दिस कॉलम मे बी एज, सो आई विल जस्ट कॉपी दैट, और मैं यहाँ पर इसको एज लिख दूंगा। अच्छा, अगर आप इसको अभी रन करेंगे इसमें एरर आएगा। एक और रूल मैं आपको बता दूं, जो आप यहीं पे ही लिख लें इंडेक्सिंग में, और ये बहुत कॉमन रूल है, यहाँ पे ही अगर आप यहाँ पे लिख लें, और ये ना सिर्फ इंडेक्सिंग में, हर जगह ये हर जगह पाइथन में अप्लाई होता है, तकरीबन सारी लैंग्वेजेस में। इफ़ यू वांट टू एक्सेस मल्टीपल वैल्यूज़, अगर मल्टीपल वैल्यूज, जैसे मल्टीपल कॉलम्स हैं या कुछ भी, एक्सेस मल्टीपल वैल्यूज, ऑलवेज गिव दोज वैल्यूज इन अ लिस्ट। आप पहले उनकी एक लिस्ट बनाएंगे, और उस लिस्ट पाइथन में एक ऑब्जेक्ट है, मतलब लिस्ट पढ़ा आप लोगों ने, आपको पता लिस्ट क्या होता है? लिस्ट इज एन ऑब्जेक्ट जिसमें आप, तो आप क्या करेंगे, आप हमेशा उनकी एक लिस्ट बनाएंगे। तो बेसिकली इसको इफ़ यू वांट टू एक्सेस मल्टीपल वैल्यूज़, जब भी अपने मल्टीपल वैल्यूज़ विषय के अंदर इनपुट देनी है, उनको एक्सेस करना है, तो उसकी लिस्ट बनाएंगे। तो लिस्ट बनाने का फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या मकसद है, मैं यहाँ पर क्या करूँगा, ये जो आईडी, पावर और एज है ना, इसके पीछे एक और स्क्वायर ब्रैकेट एक स्टार्ट में डालूंगा और एक एंड पे डालूंगा, यानी 2 स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट में, 2 एंड पे। तो ये बेसिकली आप देखेंगे मेरे पास वो पर्टिकुलर कॉलम्स एक्सेस हो गए हैं। क्यों ये इसमें आप कुछ स्टूडेंट्स की कन्फ्यूजन होती है कि 2 ब्रैकेट्स क्यों डाली हैं। जो पहली वाली ब्रैकेट है ना, पहली स्क्वायर ब्रैकेट, ये है इंडेक्सिंग के लिए, एक्सेस करने के लिए। जो दूसरी स्क्वायर ब्रैकेट है, ये है यानी लिस्ट देने के लिए। पहली जो स्क्वायर ब्रैकेट है वो किस लिए है, इंडेक्सिंग के लिए, कि मैं इस पर्टिकुलर कॉलम को एक्सेस करना चाहता हूँ। जो दूसरी स्क्वायर ब्रैकेट है, दैट्स एक्चुअली कि मैं इसको लिस्ट ऑफ वैल्यूज, लिस्ट ऑफ कॉलम्स दे रहा हूँ कि भाई ये कॉलम्स है जिनको आपने एक्सेस करना है, और यही जो ब्रैकेट्स जो शुरू में एंड पे क्लोज भी होंगी। सो डिड यू गाइस गेट दैट कि नहीं? किससे लिस्ट ये टेबल एक्सेस नहीं हुआ, ये बहुत ज़रूरी है। पाइथन में वी कैन एक्सेस एनी वैल्यू इन अ वेरी पिन पॉइंट वे, इन अ वेरी पिन पॉइंट वे, और आप इसको देखेंगे। बट दिस इज हाउ टू एक्सेस अ पर्टिकुलर कॉलम। Did you guys get that? Do you have any confusion or any issue? कोई इशू तो नहीं आपके इसमें?
अगर किसी को कोई एरर आ रही है इशू है तो आस्क मी। तो ओके, ये तो हो गया हमने कॉलम लेवल पे एक्सेस, जो हमारा लास्ट टॉपिक होगा। बट इफ आई वांट टू एक्सेस अ पर्टिकुलर रो, ये तो हमने कॉलम लेवल पे ऑपरेट किया ना। बट इफ आई वांट टू एक्सेस अ पर्टिकुलर रो, कि फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि मैं रो नंबर 2 को एक्सेस करना चाहता हूँ, कि मैं रो नंबर 3 को एक्सेस करना चाहता हूँ, या मे बी अ लिस्ट ऑफ रोज, कि आई वांट टू एक्सेस रो नंबर 2 टिल रो नंबर 10, 2 to 10 अगर मुझे रोज एक्सेस करनी है तो मैं कैसे एक्सेस करूँगा। सो व्हाट यू गाइस विल डू, सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ cars_data, और अगर आप यहाँ पे आई गेस ये इसका यही तरीका है 1_10 लिखें, तो बेसिकली वो क्या करेगा, इंडेक्स 1, बेसिकली ये जो कॉलम है ये 2, इंग्लिश में 2 होता है, 1 to 10 नहीं होता। तो एक कॉलम किसको इंडिकेट करता है, 2 को, 1 to, तो बेसिकली 1, अगर मैं सिंपल 1 लिखूंगा तो जो इंडेक्स 1 पे जो वैल्यू है उसको प्रिंट कर देगा, बेसिकली 1:1 बेसिकली। तो इंडेक्स 1 में जो वैल्यू है उसको ये प्रिंट कर देगा 1 2। ये बेसिकली आपने क्या करना, स्टार्टिंग वैल्यू देनी है और एंडिंग वैल्यू, कि मैं 1 से लेके 2 तक। अच्छा, पाइथन में एक और रूल है, इसको भी आप ये जहाँ पे जहन में रख लें, ये कुछ रूल्स हैं, ये आपको इसको अपने आप को आदी बनाना पड़ेगा। अगर आप जो एंडिंग वैल्यू होती है ना, मैं आपको बताता हूँ एंडिंग वैल्यू से क्या मुराद है। वो हमेशा ना आपने पाइथन उसमें से ना हमेशा -1 करता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको अब ये लिख लें एंडिंग वैल्यू -1, ये भी रूल है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर मैंने यहाँ पे 1 से लेकर इसको कहना 5 तक जाओ, तो 5 की बजाय एक -1 करके ना 4 तक जाएगा। तो मैंने इसको अगेन इफ आई आस्क्ड इट के 1 से 5 तक जाना है, तो उसने 1 से लेके एंडिंग में से वो हमेशा 1 माइनस करता है, 4 तक जाता है। तो अगर फॉर एग्जांपल मुझे 1 से लेके 10 तक की रोज एक्सेस करनी है, तो मैं 1 to 11 लिखूंगा, तो 1 से लेके 11 तक रोज एक्सेस कर सकता है, 10 तक। इसी तरह आप चाहें तो मिड ऑफ द डेटा से भी, फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि मुझे रो नंबर 500 से लेके रो नंबर 550 तक एक्सेस करना है, तो मैं उसको भी एक्सेस कर सकता हूँ। डिड यू गाइस गेट दैट? तो ये बेसिकली रोज को एक्सेस करने का तरीका। हम इससे भी नेक्स्ट लेवल पे जा सकते हैं कि हम किसी पर्टिकुलर कॉलम में, फॉर एग्जांपल व्हाट इफ आई वांट टू सिलेक्ट रो नंबर 3 एंड देन 300 एंड देन 350 एंड देन 3000, तो हम उस तरह भी इसको कर सकते हैं। मैं आपको लास्ट फंक्शन बता रहा हूँ, और इसको आपने ज़रूर जहन में रखना है। लेट मी जस्ट इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ। Everyone, the last function for today is we call it locate। ये इंडेक्सिंग आप समझ लें कि सारे इंडेक्सिंग फंक्शन का ना यू कैन से मदर ऑफ दिस इंडेक्सिंग फंक्शन ये है। अगर आपको लोकेट फंक्शन आ गया है तो आपको सारी इंडेक्सिंग आ गई है। आप क्या करेंगे, सबसे पहले मैं आपको इसका सिंटैक्स दे रहा हूँ। सिंटैक्स मीन्स इसके लिखने का तरीका क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल गिव टेबल नेम एंड देन मैं इसको ना वही कर देता हूँ कमेंट, टेबल नेम देंगे आप एंड देन यू विल राइट कॉलम नेम, सॉरी टेबल नेम, एंड देन आप क्या करेंगे उसके बाद लिखेंगे डॉट लॉक, LOC इज अ फंक्शन लोकेट। और उसके बाद आप ब्रैकेट में आप क्या करेंगे, पहले आप लिखेंगे रो इंडेक्स और फिर आप लिखेंगे कॉलम इंडेक्स। इसको एज इट इज़ लिख लें, मैं आपको ये प्रैक्टिकली परफॉर्म करके दिखाता हूँ। तो अगर आपने पाइथन में अगर आपने यानी कि किसी भी पर्टिकुलर रोज को, ग्रुप ऑफ रोज को या किसी भी पर्टिकुलर कॉलम को एक्सेस करना है तो इसका तरीका मैं भी आपको करके दिखाता हूँ। ये फंक्शन का नाम क्या है, सिंपल डॉट LOC। LOC स्टैंड्स फॉर लोकेट, सिंपल इंग्लिश का वर्ड है। और आपने इसको दो वैल्यूज देनी है, रो इंडेक्स एंड कॉलम इंडेक्स। कर लिया आपने, हमारे पास टाइम क्या है। सो लेट्स ट्राई दैट। सो फॉर एग्जांपल मैं आपको हमें टास्क मिला, मैं यहाँ पे एक टास्क लिखता हूँ। सो फॉर एग्जांपल मुझे आई वाज गिवन अ टास्क कि जी एक्सेस रो नंबर 30 एंड देन 40 एंड देन 500 एंड देन 5000 इन रोज को एक्सेस करो इन कॉलम्स एज, ID एंड मे बी एक और कॉलम ले लेते हैं हमारे पास, और KMS किलोमीटर्स। यानी कि हमें आप देख रहे हैं कि हम बहुत पिन पॉइंट वे से कि जी एज, ID और किलोमीटर्स के कॉलम में फला रो को आपने एक्सेस करना है। डिड यू गाइस गेट द क्वेश्चन? So what will I do if I want to do that? What will I do? I will just write my table name. I will write table name जो मैंने आपको बताया मेरे टेबल के अंदर cars_data डॉट LOC में लिखूंगा लोकेट करें। और मैं फिर यहाँ पे क्या करूँगा, अगेन मैंने आपको बताया जब अपने मल्टीपल वैल्यूज देनी है तो आपने क्या करना होता है,
लिस्ट देनी है, तो पहले मैं एक लिस्ट दूंगा रोज की कि रो नंबर 30 में जाए, 40 में जाए और 500 में जाए। फिर कॉमा डाल के मैंने आपको बताया कॉलम, और मैं यहाँ पे फिर एक लिस्ट दूंगा कॉलम्स की। फॉर एग्जांपल कॉलम में एज, आईडी और किलोमीटर्स है, तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ से पहले आईडी को कॉपी कर लेता हूँ। द गुड प्रैक्टिस इज क्या वो कॉपी करें, कॉमा डालूंगा, फिर आपने यहाँ पर एज को कॉपी करना है, एज मेरे पास किलोमीटर्स को कॉपी कर लेता हूँ, एंड देन हमने यहाँ पे लास्ट जो है हम यहाँ पे एज को भी कॉपी कर लेते हैं। अगर आपको इस फंक्शन की समझ लग गई है ना, तो आप किसी भी पर्टिकुलर डेटा पे आप लोग पहुँच सकते हैं। एंड यू विल सी कि अगर मैंने इसको रन किया है तो आई गॉट वेरी प्रिसाइज डेटा, द डेटा दैट आई वांट। सो आई गॉट दोज पर्टिकुलर कॉलम्स, आई गॉट दोज पर्टिकुलर रोज। सो दिस इज़ अ वेरी यूजफुल फंक्शन। और इससे यही इंडेक्सिंग बेसिकली है कि इफ़ यू वांट टू एक्सेस अ पर्टिकुलर डाटा, अ पर्टिकुलर रो, अ पर्टिकुलर कॉलम, हाउ टू डू दैट। डिड यू गाइस सी के हाउ यू नो पिन पॉइंटली हम उन पर्टिकुलर रोज और उन पर्टिकुलर कॉलम्स तक पहुँचे हैं। तो ये इट्स अ वेरी यूजफुल फंक्शन। सो इफ़ यू आई डोंट नो, आई हैव नॉट ट्राइड दैट, इसमें एरर फॉर श्योर। ओके, तो मैं आप लोगों को एक टास्क देता हूँ, फिर उसके बाद फिर ये हम यू विल यूज़ द सेम लोकेट फंक्शन, बट आई वांट यू गाइस टू, मैं आपके सिस्टम से आके देखूंगा अभी। सो आई वांट यू गाइस टू, अगर आप अपने मेन टेबल पे जाओ, आई वांट यू गाइस टू एक्सेस दिस वैल्यू ऑफ 368। बस आपका ये टास्क है कि आपका मेन टेबल पे जाएं, अपने यूज़ दैट लोकेट फंक्शन, LOC फंक्शन, एंड एक्सेस दिस वैल्यू 368 इन पावर कॉलम। ये जो आपकी आउटपुट है उसमें सिर्फ 368 है। एवरीवन जस्ट ट्राई इट ऑन योर सिस्टम्स एंड डू इट। फिर मैं आपको खुद भी करके दिखाऊंगा, करें भाई इसको। यूज दैट सिंपल लोकेट फंक्शन। वहाँ पे तो मैंने मल्टीपल रोज एंड मल्टीपल कॉलम्स दिए थे ना, यहाँ पे एक ही रो एक ही कॉलम आएगा। सोचें कैसे आएगा, हो गया? Okay, everyone. ठीक है। So if you want to access this 368, आप क्या करेंगे? So यहाँ पे रो नंबर क्या है? मेरे पास 3 है, and what's the column number is column name is power। तो ये यहाँ हम क्या करेंगे? अगर मैं यहाँ पे ऊपर ही लिखूँ, what will I do? I will just write my table name and then I will just write LOC lock, और फिर मैं क्या करूँगा LOC lock, और फिर मैं क्या करूँगा यहाँ पे अगेन, अगर तो मुझे एक ही वैल्यू देनी तो लिस्ट लाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक ही रो नंबर क्या यहाँ पे 3 है और कॉलम नंबर क्या है, कॉलम का नेम क्या है पावर। तो पावर, सो आई विल गेट दिस 368। तो डिड यू सी के मैंने एग्जैक्टली पिन पॉइंट हम अगर किसी भी एक पर्टिकुलर वैल्यू तक पहुंचना चाहें तो हम पहुंच सकते हैं, एंड देन हम उसको चेंज भी कर सकते हैं। सो खैर वो हम नेक्स्ट टाइम करेंगे। डिड यू गाइस गेट दैट कि इसमें कोई इशू तो नहीं है? तो ये लोकेट फंक्शन बहुत पावरफुल है इसको, और ये इंडेक्सिंग का बहुत इंपॉर्टेंट टूल है, इसको आप लोगों ने लास्ट में रखना है। एक लास्ट बात जो मैं बता दूँ, शायद वो भी आप इसको लिख लें, कुछ बेसिक रूल्स हैं जो कि लाइक फंडामेंटल्स में हम पढ़ाते हैं। पाइथन में जो न्यूमेरिक वैल्यू जो है ना, अगर मैं ये भी रूल लिख लूँ, उसको भी आप लोग नोट कर लें। इन पाइथन जो न्यूमेरिक वैल्यूज होती है ना, न्यूमेरिक वैल्यूज विल ऑलवेज बी विदाउट इन्वर्टेड कॉमास। न्यूमेरिक वैल्यूज में आपने इन्वर्टेड कॉमास नहीं डालने। एंड टेक्स्ट वैल्यूज विल ऑलवेज बी इन इन्वर्टेड कॉमास।
फॉर एग्जाम्पल जब आपने पावर लिखा है ना, तो पावर हमेशा इन्वर्टेड कॉमास में होगा, लेकिन जब आपने 3 लिखा है या 50 लिखा है या 500 लिखा है, वो इन्वर्टेड कॉमास में नहीं होगी। न्यूमेरिकल वैल्यूज़ या जो डेसिमल वैल्यूज़ होती हैं, फ्लोट्स जो होते हैं, वो कभी भी इन्वर्टेड कॉमास में नहीं होते। लेकिन जो आपके ये जो वैल्यूज़ होती हैं, कौन सी वैल्यू, टेक्स्ट जो वैल्यूज़ होती हैं, तो न्यूमेरिक वैल्यूज विल ऑलवेज बी विदाउट इन्वर्टेड कॉमास एंड योर टेक्स्ट वैल्यूज विल ऑलवेज बी इन्वर्टेड कॉमास। सो इफ यू सी हियर, जब मैंने यहाँ पर जब भी कहीं टेक्स्ट लिखा है तो मैंने उनको इन्वर्टेड कॉमास में लिखा, जब भी टेक्स्ट लिखा है। लेकिन जहाँ भी मैंने न्यूमेरिक वैल्यूज लिखी हैं उनके साथ मैंने इन्वर्टेड कॉमास नहीं डाले। तो ये बेसिक रूल है, मेरे ख्याल में अक्सर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में शायद यही रूल है। सो डिड यू गाइस गेट दैट? तो ये मेरे ख्याल में इतना काफ़ी आज के लिए, ओवरडोज भी लाइक ज़्यादा हजम नहीं होगा। सो आई गेस दैट्स ऑल फॉर टुडे। सॉरी, हाँ हाँ, दैट्स अ गुड क्वेश्चन। मैं ये कर सकता हूँ कि मैं उन कॉलम्स को रोज, एक ट्रांसपोज का फंक्शन होता है, मैं उन कॉलम्स को रोज़ में कन्वर्ट कर लूँगा और रोज़ को फिर इंडेक्स वैल्यू मिल जाएगी और फिर मैं इंडेक्स वैल्यू के थ्रू उसको एक्सेस कर सकता हूँ। ये हो सकता है, लेकिन इसके लिए ट्रांसपोज का फंक्शन मैं इसको नेक्स्ट लेक्चर में करके दिखा भी दूँगा। सो आई गेस दैट्स ऑल फॉर टुडे। मैं इसकी रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रहा हूँ।